नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 नगरपालिकाओं का गठन और शासन की यह दूसरी क्लास है और नगरपालिका अधिनियम की ये हमारी 5वीं क्लास है। पिछली क्लास में हमने धारा 3 से लेकर धारा 10 तक का अध्ययन कर लिया था। उम्मीद करता हूँ वह वीडियो आपको पसंद आया होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे धारा 11। धारा 11 में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। धारा 11 में उल्लेख है कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाएंगे। तो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारियां यहाँ पर किन किन चीज़ों की होगी वह हम देख लेते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करेगा, अर्थात वह मतदाताओं की सूची तैयार करेगा। दूसरा है कि वह निर्वाचन का संचालन करेगा और तीसरा है कि निर्वाचन का निर्देशन, यानी कि निर्वाचन की जितनी भी समस्त प्रक्रियाएं हैं, किस तिथि में होने हैं, कब होने हैं, कितने चरणों में मतदान होगा, उस सब का निर्देशन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। इसमें अगला पॉइंट है कि निर्वाचन और चुनाव कब होगा, तो इससे संबंधित 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है कि धारा 7 में वर्णित पदावधि से पूर्व। हमने धारा 7 में पढ़ा था कि उसमें नगर पालिका के कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई थी। तो नगर पालिका का जो कार्यकाल होता है वह सामान्यतः पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है। तो उस 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव कराने होंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर। हमने धारा 7 में यह भी पढ़ा था कि यदि नगर पालिका का विघटन हो जाता है तो नई नगर पालिका जो चुनी जाएगी वह शेष समय के लिए, यानी कि 5 वर्ष जो नगर पालिका का कार्यकाल था उसमें जो समय शेष रह गया है केवल उसी के लिए चुनी जाएगी। तो यहाँ दूसरा पॉइंट वही है कि विघटन अगर हो जाता है नगर पालिका का तो 6 माह के भीतर वहाँ नगर पालिका चुनाव कराना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लेना कि विघटन के बाद यदि शेष समय 6 माह से कम हो तो निर्वाचन की आवश्यकता नहीं होगी। मान लीजिए कोई नगर पालिका चुनी गई है जिसका कार्यकाल आपको पता है कि 5 वर्ष का होगा। यदि वह अपने 4.5 साल से अधिक समय पूरा कर चुकी है और उस नगर पालिका का विघटन हो जाए तो जो शेष बचा समय होगा वह 6 माह से कम होगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ नई नगर पालिका का चुनाव नहीं होगा, बल्कि जो 5 वर्ष के पश्चात जो पुनः नगर पालिका चुनी जाती है वह चुनाव कराए जाएंगे। विघटन के बाद जो चुनाव होगा वह चुनाव नहीं कराया जाएगा, बल्कि जो चुनाव प्रति 5 वर्ष बाद होते हैं वह चुनाव कराए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे धारा 12। धारा 12 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में चर्चा की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा कार्य किए जाते हैं। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग का जो सचिव होगा उसके द्वारा कार्य किए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास स्वयं का स्टाफ नहीं होता है। सिर्फ ये निर्वाचन आयुक्त और आयोग के सचिव यही 2 या 3 अधिकारी होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्य, जैसे इसका कार्य नगर पालिका चुनाव कराना है, तो उन चुनावों के लिए यह राज्य सरकार के कर्मचारियों पर आश्रित होता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब चुनाव आते हैं तो उन चुनावों में एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और सारे अध्यापक, राजस्थान पुलिस के सभी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय राज्य निर्वाचन आयोग उन कर्मचारियों को अपने लिए कार्य करवाता है। इसी प्रकार हम अगली धारा देखेंगे, धारा 13। धारा 13 के अंदर बताया गया है कि निर्वाचक नामावली तैयार करना, पुनरीक्षित करना और अपडेट करना, यह कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होता है। निर्वाचक नामावली से अर्थ यह है मतदाता सूची, उसको तैयार करना। पुनरीक्षित करने का अर्थ है उसको रिवाइज करना। जैसे हर वर्ष या जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें कुछ नए नाम
ऐड हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या किसी कारणवश उन्होंने छोड़ दिया है वह क्षेत्र, तो उस लिस्ट को अपडेट किया जाता है। तो यह संपूर्ण कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का होता है। अब यह अधिकारी कौन होता है वह हम देख लेते हैं कि राज्य सरकार का अधिकारी, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट या पदभेद किया जाए। जैसे हमने अभी पहले भी चर्चा की कि इसके पास स्वयं का स्टाफ नहीं होता है, तो जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा वह राज्य सरकार का ही अधिकारी होगा, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग उसे इस पद के लिए नाम निर्दिष्ट कर लेगा। अगला पॉइंट है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपना स्टाफ नियोजित कर सकता है। अर्थात अगर इस अधिकारी को अपने कार्यों हेतु अन्य स्टाफ की आवश्यकता होगी तो यह अपना स्टाफ रख सकता है। और एक पॉइंट यह भी है कि राज्य निर्वाचन आयोग अगर चाहे तो इसकी सहायता के लिए अन्य सहायक अधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकता है। यह इन धारा में बताया गया है। आगे धारा 13 में और भी पॉइंट हैं जिन्हें हम आगे चर्चा करेंगे। आगे हम धारा 13 के अंदर चर्चा करेंगे कि निर्वाचक नामावली में कौन कौन शामिल होगा। तो इसमें दिया गया है कि धारा 14 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति, धारा 14 के अंदर कुछ निर्योग्यताएं दी गई हैं। अर्थात कि यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति है तो वह नामावली के अंदर अपना नाम लिखवाने का हकदार नहीं होगा, तो उसके उपबंधों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो धारा 13 के अंदर चर्चा यह की गई है कि वह व्यक्ति जो अर्हत तारीख को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, निर्वाचक नामावली में नाम लिखवाने का हकदार होगा। अर्हत तारीख से आशय क्या है ये हम देख लेते हैं। तो अर्हत तारीख से आशय है उस वर्ष की जनवरी का पहला दिन जब नामावली तैयार की जा रही हो, यानी कि जिस वर्ष निर्वाचक नामावली तैयार की जा रही है उस वर्ष की जनवरी का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी को जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उन सभी का नाम निर्वाचक नामावली में लिखा जाएगा। अगला पॉइंट है, जो नगर पालिका के किसी वार्ड का निवासी हो उसे निर्वाचक नामावली में नाम लिखवाने का हकदार होगा। तो यही 2 पॉइंट धारा 13 में है। आगे हम देखेंगे कि निवासी कौन कौन होता है, वार्ड का निवासी कौन कौन होता है, इसको लेके अधिनियम में कुछ स्पष्टीकरण पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें हम चर्चा करके समझेंगे। धारा 13 के अंदर नगर पालिका वार्ड के निवासी होने का कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है, यानी कि यह बताया गया है इन परिभाषाओं के अंदर कि कौन वार्ड का निवासी माना जाएगा और कौन वार्ड का निवासी नहीं माना जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति का किसी वार्ड में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा हो तो उसे उस वार्ड का निवासी नहीं समझा जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वार्ड में अपना घर है उसका और उस घर में निवास नहीं करता है वो, और उसका घर का स्वामी है, तो स्वामी होने के नाते वह उस वार्ड का निवासी नहीं समझा जाएगा। ऐसा अगर होता है तो फिर व्यक्ति जिनके 2, 4 या 5 घर हैं या मल्टीपल जगह पर घर हैं तो ऐसे तो हर वार्ड की निवासी माने जाएंगे। इसलिए यह नियम बनाया गया है कि किसी भी निवास गृह पर आपका अगर स्वामित्व या कब्जा है तो आप उस वार्ड के निवासी नहीं समझे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति अपने निवास से अस्थायी रूप से अनुपस्थित है तो यह न समझा जाए कि वह अब निवासी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर से कहीं गया है, वो जॉब करने या पढ़ाई करने बाहर जा सकता है। जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग पढ़ाई के लिए अपने घर से बाहर होंगे, तो आपकी अस्थायी रूप से अनुपस्थिति है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप वहाँ के निवासी नहीं हैं। आपका निवासी या निवास स्थान वही वार्ड माना जाएगा। अगला पॉइंट है कि यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा हेतु किसी स्थान पर लंबे समय से रह रहा है या छात्रावास में कोई छात्र अध्ययन कर रहा है
या होटल में रहने वाले अतिथि को निवासी नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ भी यही है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चिकित्सा हेतु किसी स्थान विशेष पर रह रहा है, या आप में से ही बहुत सारे छात्र जयपुर, जोधपुर इत्यादि अलग अलग शहरों में रह रहे हैं जो अपने घर पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको निवासी का दर्जा दे दिया जाएगा। जैसे जो छात्र जयपुर में पिछले 2 या 3 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं तो वह जयपुर के निवासी नहीं माने जाएंगे, वह अपने उसी क्षेत्र के निवासी माने जाएंगे जहां उनका घर स्थायी रूप से है और वहां वो पहले निवास करते थे। अगला पॉइंट है संसद व विधानसभा के सदस्य, यानी कि सांसद और एमएलए जो अपने कर्तव्यों के कारण अपने वार्ड से अनुपस्थित हैं, उसी वार्ड के निवासी माने जाएंगे जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत हैं। अब इसका अर्थ यह है कि जैसे सांसद हैं तो संसद हमारी दिल्ली में है, तो जितने भी हमारे यहाँ के सांसद हैं वह अधिकतर समय दिल्ली में, और जितने भी विधायक हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो विधायक अधिकतर जयपुर में रहते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनको जयपुर का निवासी माना जाए या फिर सांसदों को दिल्ली का निवासी माना जाए। उनका निवास स्थान वही माना जाएगा जिस वार्ड में वह रजिस्ट्रीकृत हैं। और अगला पॉइंट इसका ये हो जाएगा कि कोई भी एक से अधिक वार्डों में रजिस्ट्रीकृत नहीं होगा, यानी कि एक व्यक्ति केवल एक ही वार्ड में रजिस्ट्रीकृत होगा। धारा 14 में निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण की निर्भरताएं दी गई हैं, अर्थात निर्वाचक नामावली में किसका नाम नहीं होगा और किसका नाम काट दिया जाएगा, इसके बारे में जो उपबंध हैं वह धारा 14 के अंतर्गत दिए गए हैं। जिसमें पहला पॉइंट है जो भारत का नागरिक ना हो, जो भारत का नागरिक नहीं है या जिसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, उन्हें निर्वाचक नामावली में नाम लिखने का हक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है जो न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित हों, अर्थात जिनका मानसिक स्तर सही नहीं है और ऐसा न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया जाए तो उनका नाम भी नामावली में दर्ज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है भ्रष्ट आचरण व अपराध के कारण उपबंधों के अनुसार मतदान का अधिकार नहीं दिया गया हो या फिर रद्द कर दिया गया हो। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाया जाता है या किसी अपराध में अपराधी पाया जाता है, तो अधिनियम के उपबंध में अगर नियम हैं तो उसको मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा, और मतदान का अधिकार अगर प्राप्त है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसमें नोट डाल के हम लिख लेंगे कि भ्रष्ट आचरण व अपराध से दोष मुक्ति पर उपबंध के नियमों द्वारा पुनः नाम नामावली में प्रविष्ट कर लिया जाएगा। यदि जो भ्रष्ट आचरण या अपराधी व्यक्ति है उसके ऊपर जो भी अपराध और भ्रष्ट आचरण के केस दर्ज हैं, यदि वह इन सबसे दोष मुक्त हो जाता है तो अधिनियम के जो भी उपबंध हैं उनके अनुसार उसका नाम दोबारा से मतदाता सूची में या नामावली में प्रविष्ट कर लिया जाएगा। यह हमारी धारा 14 के अंदर बताया गया था। अगली धारा है धारा 15। धारा 15 के अंदर मिथ्या घोषणा के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली तैयार करने में, उसको रिवाइज करने में और नामावली को अपडेट करने में किसी प्रविष्टि को नामावली में सम्मिलित करे या बाहर करे, और इसके संबंध में यदि वह झूठी घोषणा लिखित रूप से करता है तो वह सजा का भागी होगा, और सजा में उसे 1 वर्ष की जेल या फिर 2000 से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली तैयार कर रहा है और उस नामावली में वह किसी नाम को या तो उस नामावली में सम्मिलित कर ले या नामावली से उस नाम को बाहर कर दे और इसके संबंध में वह लिखित रूप में झूठी घोषणा करे, तो वह सजा का भागी होगा, और सजा में उसको 1 वर्ष की सजा या 2000 से लेकर 5000 रुपये जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे धारा 16। धारा 16 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी का वर्णन किया गया है। तो जैसे हमने पहले भी अभी बात की थी कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपना स्वयं का स्टाफ नहीं होता है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? तो वह राज्य सरकार का अधिकारी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, यह परिभाषा हो जाएगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। और आगे हम देखेंगे कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होगा
वह राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में नामावली तैयार करने का कार्य करेगा, पर्यवेक्षण का कार्य करेगा, वह निर्वाचन का संचालन करेगा और निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट धारा है धारा 17 है। धारा 17 के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बताया गया है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार का वह अधिकारी जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा इस पद के लिए अभिनियोजित किया गया हो। अब यदि राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो किसी जिले में एक या एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है और यदि जिला निर्वाचन अधिकारियों की संख्या एक से अधिक है तो उनके लिए कार्य क्षेत्रों का निर्धारण अलग अलग राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी होगा वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन में कार्य करेगा। हमने पिछले धारा में देखा था कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेगा। अगली धारा है धारा 18। धारा 18 में दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाने पर स्थानीय प्राधिकारी और कोई संस्था जो राज्य के अधीन हो, नियंत्रण में हो या फिर राज्य के सरकार के द्वारा पोषित हो, उसे कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि अगर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अगर राज्य सरकार से कर्मचारियों की मांग करता है तो स्थानीय प्राधिकारी और कोई संस्था जो राज्य के अधीन है या फिर राज्य सरकार द्वारा ही पोषित है उससे कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। अगली धारा है धारा 19। धारा 19 में है अधिकारी व कर्मचारी जिन्हें निश्चित अवधि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभिनियोजित किया गया हो उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाएगा। इसको उदाहरण के तौर पर हम ऐसा समझ लेते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि शिक्षकों को, पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार आदि को चुनाव के समय पर जो चुनाव का समय आता है तो वो एक फिक्स समय होता है, तो निश्चित अवधि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभिनियोजित किया जाता है, उनको कोई ना कोई पद दिया जाता है। तो उस समय वह राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे, यानी कि वो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी या कर्मचारी के रूप में समझे जाएंगे। धारा 20 अगली धारा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभिनियोजित अधिकारी पदीय कर्तव्य भंग का दोषी पाया जाए तो उसे कम से कम 3 माह और अधिक से अधिक 2 वर्ष की सज़ा होगी या फिर उसे 1000 रुपये से 2000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी कर्मचारी या अधिकारी को किसी पद पर अभिनियोजित किया जाता है और वह उस पद पर रहते हुए किसी प्रकार की गलती करता है, अपने कर्तव्य को भंग करता है और उसका दोषी पाया जाता है तो उसे ये सज़ा होगी। अगला पॉइंट देखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा शिकायत करने पर ही कार्रवाई होगी, यानी कि यह अगर शिकायत करेंगे तभी कार्रवाई होगी। इनकी शिकायत के बिना कोई न्यायालय भी इनके इस अपराध के लिए संज्ञान नहीं ले सकता है। और अगला पॉइंट हम देखेंगे किसी पूर्व कार्य भंग के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि मान लीजिए कर्तव्य या उस कार्य में पहले से ही कोई कमी है और कोई अधिकारी को अभिनियोजित किए जाए तो उसके लिए यानी उस पूर्व कार्य के लिए उस अधिकारी को सज़ा नहीं दी जाएगी। तो यह पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि पूर्व में किए गए किसी कार्य भंग के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। आज की क्लास से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है नगरपालिका चुनाव कराने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग। आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग।
हमने धारा 11 के अंदर पढ़ा था कि नगर पालिका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्वाचक नामावली का उल्लेख है। ऑप्शन ए धारा 10, ऑप्शन बी धारा 11, ऑप्शन सी धारा 12, ऑप्शन डी धारा 13। तो निर्वाचक नामावली का उल्लेख हमने पढ़ा था कि धारा 13 के अंदर दिया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है, नगर पालिका चुनावों में मत देने से प्रतिबंधित किया जाता है। ऑप्शन ए कारावास में परिरुद्ध व्यक्ति को, ऑप्शन बी दंडादेश के अधीन व्यक्ति, ऑप्शन सी जो व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ये हमने धारा 14 के अंदर नगर पालिका चुनावों से संबंधित दृढ़ताएं देखी थीं, जिसमें बताया गया था कि कोई भ्रष्ट आचरण या अपराध का दोषी व्यक्ति है तो उसका नाम नामावली में नहीं लिखा जाएगा या वहाँ से काट दिया जाएगा नाम को। अगर उसका नामावली में नाम नहीं है तो उसे नगर पालिका चुनावों में मत देने का अधिकार भी नहीं होगा। इस प्रकार हमने आज की क्लास कंप्लीट की। हमने इससे संबंधित प्रश्नों को भी देखा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।